और मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक एनिमे आया था, सोलो लेवलिंग, महीने हो गए उसको। उसका एक लास्ट एपिसोड आया था, मतलब सेकंड लास्ट। उसने पूरा इंटरनेट क्रैश कर दिया था उस अच्छा। एपिसोड ने। मतलब ऐसे जितने भी ये एनिमे के ऊपर जितने भी सर्वर्स होते हैं, जहाँ पे एनिमे दिखाया जाता है, पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह, वो पूरा क्रैश कर दिया था उसने। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे बॉलीवुड मूवीज़ होती हैं या हॉलीवुड मूवीज़ होती है, उनका बजट हमें पता है कि 500 करोड़, 400 करोड़ इतना भी हमने सुना है। तो एनीमे का बजट कितना रहता है? तो सबसे पहले तो ये जो एनिमे होते हैं, इनको बनाने में मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं। अगर अगर कोई अच्छा एनिमे है जिसको जो स्टूडियो वाले हैं, उसके मांगास भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है हुँ। और लोग उसकी मांगा को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो जो स्टूडियो होता है वो उसके ऊपर डबल पैसे खर्च करता हुँ। है। जैसे अभी कुछ कुछ साल पहले चेनसो मैन आई थी, उसके उसके हर एक एपिसोड पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए थे। हुँ, हुँ। तो फिर और बहुत ज़्यादा मेहनत गई थी लोगों की। तो हाँ, एक किस्म से अगर कोई एनिमे या मांगा बहुत ज़्यादा फेमस है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। हाय, दिस इज़ केशव। तो आज हम जिनसे मिलने आए हैं वो एक स्केच आर्टिस्ट हैं। वो स्केच आर्टिस्ट होने के साथ-साथ एनीमे के डाई हार्ड फैन हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि एनीमे की दुनिया क्या होती है, ये सीरीज़ कैसे बनती हैं, और जो लोग एनीमे को जानते हैं वो तो इससे रिलेट करेंगे। बट जो लोग, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, जो लोग नहीं भी जानते एनीमे को, वो ये जानेंगे कि दुनिया में क्या-क्या हो रहा है। तो फर्स्टली आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं मिस्टर ध्रुव से। तो हेलो मिस्टर ध्रुव। हेलो। तो सबसे पहले आप बताएँ कि एनीमे क्या है? तो एनिमे एक एनिमेशन का मीडियम है, हुँ, जिसमें होता ये है कि ये एनिमेशन ही होती है, हुँ, लेकिन क्योंकि ये जापान में बनते हैं इसलिए इनको एनिमे कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मैच्योर ऑडियंस के लिए होते हैं। हुँ। और कुछ एनिमे होते हैं जो कि मैच्योर के लिए नहीं होते, मतलब अलग अलग रेंज के हिसाब से होते हैं। कुल मिला के इनको हर कोई देख सकता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस किस तरह के एनीमे होते हैं? तो एनिमे काफ़ी सारे तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो जैसे कॉमेडी हो गया और रोमांस हो गया, एक्शन हो गया। लेकिन एनिमे जो है इनको स्पेशली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। मतलब इनकी काफ़ी सारी कैटेगरी होती है, लेकिन जो मेनली है वो 3 है। हुँ, हुँ, सेनिन, शोनेन और स्लाइस ऑफ लाइफ। हुँ, हुँ, जो शोनेन एनिमे होते हैं, वो हो गया एक्शन एनिमे, जिसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, प्रोटैगनिस्ट, उसके पास हुँ, अपना कोई गोल होता है। उसको एंडिंग तक, सीरीज़ के एंडिंग तक वो गोल अचीव करना होता है, वो कर भी लेता है। जैसे माय हीरो एकेडमिया हो गया, नारुतो हो गया, ये सारे आ गए शोनेन कैटेगरी में। और अगर वो देखा जाए उसके बाद आ गया सेनिन। सेनिन एनिमे होते हैं जिसमें कैरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया होता है, वर्ल्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया होता है, और उसमें जो हमारा कैरेक्टर है उसके पास वो बस चलता जाता है, उसके पास अपना कोई गोल नहीं होता, वो स्टोरी के साथ साथ ही अपना गोल ढूंढता है। उसको पता नहीं होता कि इसका गोल है क्या असल में। और इसकी ज़्यादातर मांगा सी होती है, जैसे वगाबॉन्ड हो गया, विलेन सागा, बर्ज़र्क, ये सारी काफ़ी अच्छी मांगास हैं। लेकिन अगर एनिमे की बात की जाए तो अटैक ऑन टाइटन और विलेन सागा, ये दोनों काफ़ी अच्छे एनिमे हैं सेनिन में। और आ गया स्लाइस ऑफ लाइफ। स्लाइस ऑफ लाइफ भी वही होता है, उसमें जो कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, एक किस्म से वो रोमांस ही होता है, और इसमें इतना कुछ खास मतलब जैसे एक्शन वगैरह नहीं होता इतना। हुँ, हुँ। हमने ध्रुव जी से जाना कि किस-किस तरह का एनीमे होता है, एनीमे के टाइप्स क्या होते हैं। मैं अब इनसे ये जानना चाहूँगा कि आपका फ़ेवरेट एनीमे कौन-सा है? तो मेरा फेवरेट एनिमे है अटैक ऑन टाइटन। ये इसमें जो स्टोरी है काफ़ी अच्छी है। हुँ, हुँ, मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ स्टोरी का। हुँ, हुँ, इसमें कुछ टाइटन्स होते हैं हुँ, जो कि एक किस्म से बहुत बड़े होते हैं, और वो इंसानों को खाते हैं, और जो बचे-खुचे जो इंसान हैं दुनिया में ख़त्म हो चुके हैं हुँ, सारे, लेकिन जो बचे-खुचे हैं हुँ, वो सारे दीवारों के अंदर रहते हैं। हुँ, और और जो टाइटन्स हैं वो सारे दीवारों के बाहर रहते हैं। हुँ, तो फिर ये बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, हुँ, लेकिन इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा हुँ, फिलोसॉफिकल है, हुँ, और ये एक किस्म से जो रियल लाइफ है हुँ। उसको भी दिखाती है। अच्छा। क्या इंडिया में भी एनीमे बनता है? आज तक इंडिया में आज कोई एनिमे बना तो नहीं है हुँ, जिसको हम बोल सकें कि हाँ ये इंडियन एनिमे है। लेकिन इंडिया और जापान ने एक कोलैबोरेशन की थी बहुत पहले, 90s में। उन्होंने एक मूवी बनाई थी, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। हुँ, वो जो मूवी है वो दोनों ने कोलैबोरेशन में बनाई थी, जापान और इंडिया ने। तो एक किस्म से हम कह सकते हैं ये एक किस्म से इंडियन एनिमेशन दिखाती है। और आजकल एक मूवी भी आई है, नरसिम्हा,
तो फिर अगर हम देखा जाए तो हम एनिमेशन में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, इंडिया में एनिमेशन एनिमे बन सकता है, लेकिन अभी तक तो कोई बना नहीं। तो इंडिया में कुछ एनिमे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। अभी जो बने तो नहीं है इंडिया में, लेकिन उनको हर किसी ने देखा है लगभग। जैसे ड्रैगन बॉल हो गया, नारुतो हो गया, तो ये सारे टीवी पे भी आते हैं और इसको हर किसी ने देखा है लगभग। ड्रैगन बॉल जी तो मैंने भी देखा है बचपन में। हम्म। अभी इंडिया में एनिमे का क्या सीन है? तो आजकल एनिमे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मूवी आई थी एक, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आई थी, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और अच्छे खासे पैसे भी कमाए उसने। तो फिर इंडिया में अभी तो अच्छे सीन चल रहा है और काफ़ी सारे एनिमे आजकल हिंदी डब में भी आ रहे हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये एनिमे बनता कैसे है? तो सबसे पहले मांगा होती है। मांगा एक कॉमिक बुक की तरह होती है, लेकिन क्योंकि जापान की है इसलिए इसको मांगा कहते हैं। और उसमें जो मांगाका है, मांगाका हो गए जो मांगास लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये एक किस्म से इमेजेस होती है, ऐसे ड्राइंग्स वगैरह होती है जिनमें स्टोरीज को दिखाया जाता है। तो फिर सबसे पहले ये होता है। उसके बाद जो कंपनीज उनको खरीदती है, कंपनीज वही वाले मांगा खरीदती है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही होती है, और फिर वो उनके ऊपर एनिमेस वगैरह बनाते हैं। तो फिर वहीं से एनिमे बनता है। और अगर हम देखा जाए, ये सब 90s से चला आ रहा है, लेकिन एनिमे बनाने का प्रोसेस पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। 90s में कागज़ के ऊपर ड्रॉ किया करते थे वो लोग, और लेकिन आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, इसलिए वो एनिमे को आजकल उसके ऊपर बनाते हैं, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर के ऊपर। अभी जो गिबली का ट्रेंड चला था, इस पे आपका क्या कहना है? तो आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता नहीं है कि जिबली है क्या चीज़। जिबली एक एनिमेशन स्टूडियो है जो कि बना था 1985 में। उसको बनाया था हायो मियाजाकी और इसाओ ताकाहाता ने। इन दोनों ने वो दोनों इसके सीईओ हैं। उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी स्टूडियो जिबली की। तो फिर स्टूडियो जिबली को जो चीज़ सबसे अलग बनाती है वो है उनका जो ट्रेडिशनल वे है ड्राइंग बनाने का। जैसे 90s में जो ये एनिमे वगैरह थे, ये सारे कागज़ के ऊपर ही ड्रॉ होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आजकल कंप्यूटर के ऊपर ड्रॉ होते हैं। लेकिन जो स्टूडियो जिबली है, उन्होंने आज भी जो ट्रेडिशनल वे जो है एनिमे बनाने का उसको अलाइव रखा हुआ है। तो फिर वो जो चीज़ है वो स्टूडियो जिबली को काफ़ी ज़्यादा अलग बनाती है। और जहाँ तक ये एआई रहा, एआई में कोई सोल वगैरह नहीं होती है, उसमें किसी की मेहनत नहीं होती। जो एक आर्टिस्ट है वही उसी को पता है कि हर एक ड्राइंग को बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, जो कि एआई कभी रिप्लिकेट नहीं कर सकता। तो वो एक गलत चीज़ है जिसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। आपने हमें बताया था कि आप स्केचिंग भी करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पहले एनिमे से स्केचिंग में आए या स्केचिंग से एनिमे की तरफ आए? तो मैं एनिमे से स्केचिंग में आया हूँ। एक एनिमे जिसने मुझे प्रभावित किया थोड़ा बहुत कि मैं इसको बनाऊं, वो था अटैक ऑन टाइटन। उसका एक कैरेक्टर है एरन येगर। जब मैंने वो देखा तो मुझे एरन येगर बहुत ज़्यादा पसंद आया और मेरा मन किया कि मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। पर वो पहली ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अच्छा। लेकिन मैंने कोशिश की इसको ड्रॉ करने की, और मुझे पेरेंट्स ने बोला कि हाँ तूने अच्छी बनाई है, भले वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो फिर तभी से मैं एनिमे वगैरह ड्रॉ करने लगा। अच्छा, तो आपने स्केचिंग कहाँ से सीखी? तो मैंने YouTube से देखा था। हर कोई YouTube से स्टार्ट करता है, तो मैंने भी वहीं से देखा था। लेकिन फिर जैसे जैसे मुझे आता गया वैसे वैसे अब फिर मैंने खुद से ही बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब जैसे मुझे वैसे रेफरेंस देखने की जरूरत पड़ती थी और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। आपने बताया था कि जब आपने पहली स्केच अपना बनाया तो आपके पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया था। क्या अभी भी पेरेंट्स का सपोर्ट है स्केचिंग में, आपके हॉबी में? मतलब मैं कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में तो पापा ने इतना सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन मम्मा ने जरूर किया मुझे। लेकिन आजकल पापा भी करते हैं, मम्मा भी करती है। मुझे कुछ टूल्स वगैरह लेने हो ड्राइंग के तो हाँ लेकर दे देते हैं। मैं चाहता हूँ ध्रुव जी, आप हमारे व्यूअर्स को जो स्केचिंग सीखना चाहते हैं पहली बार, तो कुछ टिप्स आप साझा करें उनके साथ। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग में यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख सकते हो, लेकिन उनके ऊपर डिपेंडेंट मत रहना। अपने से खुद अलग से कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करना बिना यूट्यूब देखे, और हो सके तो फ्री हैंड का यूज़ करो। ग्रिड मेथड हमेशा काम नहीं आता। आपने बताया एनीमे आपको इतना प्रभावित किया तो आप स्केचिंग में आए। जैसे मूवीज होती हैं उसमें कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, क्या एनीमे में भी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इतने रिलेटेबल होते हैं ताकि हम उनको याद रख सकें? हाँ बिल्कुल। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं
जैसे ककाशी हो गया, नारुतो हो गया, थॉरफिन हो गया। अगर मैं अपना पर्सनल फेवरेट बताऊँ तो वो एरन है। एरन और थॉरफिन, ये दोनों काफ़ी अच्छे कैरेक्टर हैं जिनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से रिलेट किया। तो हाँ, एनिमे से भी लगाव हो जाता है क्या इससे। एनिमे से हम क्या सीख सकते हैं? मतलब अब जरूरी नहीं है कि हर एक एनिमे से आप कुछ ना कुछ सीखोगे। कुछ एनिमे होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन कुछ एनिमे जो है जिनसे आप सच में कुछ सीख सकते हो, वो मैं कहूँगा विलेन सागा। उसमें जो हमारा कैरेक्टर है थॉरफिन, वो उसका जो बाप है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके फादर की। लेकिन अब उसको बदला लेना होता है कि जिसने भी उस फादर को मारा है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो थॉरफिन है उसको वो भूलने लग जाता है उन चीज़ों के बारे में। और मतलब एंडिंग में उसके एंडिंग में जो थॉरफिन था, उसको वो आदमी जो होता है जिसको उसको मारना होता है, जिसने उसके फादर को मारा था, वो मार नहीं पाता उससे। फिर वो लेकिन सीजन 2 में उसके वो पूरा बदल जाता है बिल्कुल। तो हाँ, वहाँ से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उसके पापा ने भी उसको कहा था कि तेरा कोई दुश्मन नहीं है। तो लेकिन कभी उसने उसकी बात मानी नहीं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब उसको समझ में आता है कि उसके पापा ने क्या कहा था उससे। और नारुतो हो गया, नारुतो से भी हमें काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जैसे जो नारुतो था, उसको चाहिए था कि उसको होकागे बनना था, और लेकिन उसके रास्ते में काफ़ी सारी चुनौतियाँ आई, लेकिन उसने किसी तरीके से उन सबको पार करके एंडिंग में वो होकागे बन ही गया। तो हाँ, हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं एनिमे से कि हमें अगर हमें अपने गोल के ऊपर यकीन है और हमें खुद पे यकीन है कि हम अपने गोल अचीव कर सकते हैं, तो हाँ, हम कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे बॉलीवुड मूवीज होती है या हॉलीवुड मूवीज होती है, उनका बजट हमें पता है कि 500 करोड़ 400 करोड़ इतना भी हमने सुना है। तो एनिमे का बजट कितना रहता है? तो सबसे पहले तो ये जो एनिमे होते हैं, इनको बनाने में मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं। अगर कोई अच्छा एनिमे है जिसको जो स्टूडियो वाले हैं, उसके मांगास भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और लोग उसकी मांगा को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो जो स्टूडियो होता है वो उसके ऊपर डबल पैसे खर्च करता है। जैसे अभी कुछ कुछ साल पहले चेंसो मैन आई थी, उसके हर एक एपिसोड में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए थे। तो फिर और बहुत ज़्यादा मेहनत गई थी लोगों की। तो हाँ, एक किस्म से अगर कोई एनिमे या मांगा बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। मैं चाहता हूँ आप एज ए बिगिनर अगर कोई एनिमे देखना चाहता है, उसे आप रिकमेंड करें कौन सा एनिमे वो देखे। साथ ही जो कोई एनिमे का कोर फैन है, उसके लिए भी मैं चाहता हूँ आप रिकमेंड करें उसे एनिमे। तो अगर कोई बिगिनर है तो मैं कहूँगा कि उसको अटैक ऑन टाइटन देखना चाहिए। अगर उसके पास इतना टाइम नहीं है एनिमे देखने का, तो वो अटैक ऑन टाइटन विलेन सागा देख ले, काफ़ी है उसके लिए। और जो कोर ऑडियंस है जो कि एनिमे देखती आ रही है, मैं उनको रेकमेंड करूँगा कि उनको देखना चाहिए स्टाइन्स गेट और ततामी गैलेक्सी। ये कुछ अच्छे एनिमे हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो फिर जो कोर ऑडियंस है उनको ये देखना चाहिए। हमने बॉलीवुड की मूवीज देखी हैं, हमने हॉलीवुड की मूवीज देखी हैं, हमने कई सारी वेब सीरीज देख रहे हैं आजकल जो ट्रेंड है। तो आप हमें ये बताएं कि हाउ इज एनिमे डिफरेंट फ्रॉम देम। तो ये एनिमे जो है ये उन चीज़ों से कैसे अलग है? तो जो एनिमे है, सबसे पहले तो ये एक एनिमेशन का फॉर्म है। ये एनिमेशन है जो कि इसको सबसे ज़्यादा अलग बनाता है। सबसे पहले इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है। और उसके बाद इसमें जो स्टोरीज वगैरह हमें दिखाई जाती है, वो सारी वेब सीरीज़ के लेवल की है। अच्छा। और ऊपर से अगर जैसे कोई चीज़ है जिसको हम वेब सीरीज़ में अडेप्ट नहीं कर सकते, तो फिर उसको हम एनिमेशन के ज़रिए अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे एनिमे हो गया, वहाँ पे हम अपनी इमेजिनेशन से जो कुछ भी है उस सबको ऐसे बना सकते हैं। तो फिर एक किस्म से जो एनिमे है वो हमें खुली छूट दे देता है कि हम कुछ भी जो सोच सकते हैं वो हम दिखा सकते हैं एनिमेशन के रूप में। एंड पे हम आ चुके हैं, तो अगर आपको एक मैसेज देना हो हमारे व्यूअर्स को, तो आप क्या देना चाहेंगे? तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सोचते हो कि एनिमे बस बच्चों के लिए है, तो नहीं, वैसे कोई बात नहीं है। आप भी एनिमे देख सकते हो, चाहे आपकी कितनी भी एज हो। और अगर आपको कोई अच्छा एनिमे देखना है तो आप अटैक ऑन टाइटन या विलेन सागा देख सकते हो। और अगर आपको कुछ बहुत अच्छा देखना है तो आप बर्ज़र्क देख सकते हो, या फिर उसकी मांगा भी पढ़ सकते हो। और अगर आप पूरा दिन एनिमे देखते हो तो फिर उसमें इतना टाइम वेस्ट मत करना अपना। अच्छे वाले एनिमे देखा करो, बस काफ़ी इतना। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे करते हैं रैप अप। तो ध्रुव जी से बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आपको एनिमे से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप इनके इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं इनके सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ध्रुव जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। और काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं एनिमे के बारे में। थैंक यू, आप एनिमे के बारे में अवेयरनेस वगैरह फैला रहे हो। और जो भी लोग एनिमे देखते हैं, प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ये लोग ये डालते रहेंगे। ठीक है ध्रुव जी। वेलकम।